हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी देर रुकते हैं, तब तक बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। ऑल राइट, गुड। सो आई थिंक सब आ गए हैं। हम लोग आज का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। कौन कौन आ गया है? ऑल राइट, रेगुलर जनता आ गई है आज। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक ऑफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कहाँ गया ये रहा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने
राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, आज हम लोग एक और नए चैप्टर के बारे में, नए सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो लेट मी पुट द हेडिंग thermodynamics of cell। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोग एक केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऑब्जर्व करना चाहेंगे फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक एंगल। ठीक है, हम लोग देखना चाहेंगे दैट किस तरीके से एक सेल की ई नॉट वैल्यू या ई वैल्यू को थर्मोडायनेमिक डेटा से कनेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं रिलेशनशिप लिखवा देता हूँ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा रिलेटिंग thermodynamics of a chemical reaction and the E naught of the cell due to that chemical reaction। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रूफ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो क्या है? हाँ, मैं एक एक चीज बताऊंगा, अभी एक एक चीज को डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, डेल्टा जी नॉट किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, या फिर चलो पहले एक बार इसको इस तरीके से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, पहले उसको एक बार देखना। दिस इज द अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एंड दिस ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको थोड़ा सा और टेक्निकल बोलोगे तो ये होगा मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। यहां पर ये कैसा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क that can be extracted। सो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था दैट इसी को एकदम अगर सिंपल सिंपल टर्म्स में देखना हो, ठीक है, इसी चीज को अगर एकदम सिंपल टर्म्स में देखना हो तो आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था दैट हम लोग गैल्वेनिक सेल का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी ठीक है, केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। राइट, ये मैंने आप लोगों को
स्टार्टिंग में बोला था। अब इसी चीज को मैथमेटिकली या थर्मोडायनेमिकली कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दैट डेल्टा जी इज दैट available chemical energy which will be used to do electrical work। ठीक है, एंड वो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है N इंटू एफ इंटू ई नॉट। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना इन टर्म्स का मतलब क्या क्या होगा। डेल्टा जी नॉट इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, इसलिए नॉट का साइन लगाया हुआ है। ई नॉट इज द सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगेन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। एन ऑब्जर्व करना, दिस एन represents number of electrons exchanged during reaction। ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्व करना, इसको हम लोग कैसे और डिफाइन कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट while writing overall cell reaction। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहीं पर एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये सेल में रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये सेल है लेट्स से प्लैटिनम H2 गैस H प्लस एक्वस, ठीक है, Cu2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अब इसमें नोटिस करना ना, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, H2 गैस प्लस Cu2 प्लस एक्वस is going to give you 2H प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन होगा। तो इसमें आप नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन +1 से सॉरी 0 से +1 जा रहा है ना, और कितने एटम जा रहे हैं उसके, 2 एटम जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें। ठीक है, कॉपर के बारे में देखो, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, राइट, और एक ही एटम जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो यहाँ पर एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 2। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया। एंड एफ represents, F stands for Faraday's constant, is the charge of 1 mole of electrons। ठीक है, ये जो F है, this is charge of 1 mole of electrons। So 1F is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल, 6.02 into 10 की power 23। So this roughly comes out to 96500 coulombs। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया।
रिलेशनशिप मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं। हम लोगों ने जो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में जाता है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसको मैथमेटिकली लिखा जाता है इस तरीके से, दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, एंड इसमें मैंने एक एक टर्म क्या होगा वो आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब जस्ट मन की शांति के लिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। तो वो 1F इक्वल टू क्या है ऊपर वाला? 1 फैरेडे। अच्छा, उसके आगे क्या है? 9, वो एक रफली मतलब अप्रोक्सीमेट कर दिया ना। नहीं सर, ऊपर वाला उसके। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। हाँ। और कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोला जा रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उसमें घुसने की ज़रूरत है या उसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स में जो आपने चीज़ें सीखी थी, ठीक है, उसको यूज़ करके ये प्रूफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो इफ यू रिमेंबर, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ऐसा होता था। ये इस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते थे। फिर dg को लिखेंगे dh माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अभी नोटिस करना, h को हम लोग कैसे लिखते थे? h होता था u प्लस पी वी। तो मैं dg को कैसे, ये dh को कैसे लिख सकता हूँ? dh को मैं लिख सकता हूँ du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। अच्छा, फर्स्ट लॉ के हिसाब से du क्या होता था? du was equal to dq प्लस dw pv प्लस dw नॉन pv। ठीक है, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर वर्क जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा, आपने इतना ही पढ़ा होगा, दैट du इज इक्वल टू dq प्लस dw। बट जो वर्क होता है वो दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वर्क, एक नॉन मैकेनिकल वर्क। तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया यहाँ पर, पीवी एंड नॉन पीवी। अच्छा, ये जो पीवी वाला वर्क होता था, ये कैसे लिखते थे? माइनस पीडीवी। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपने करा है कि पीवी वर्क को माइनस पीडीवी लिखते थे। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा? dg इज इक्वल टू dq माइनस pdv प्लस dw नॉन pv प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt। ठीक है, अब आपको एंट्रोपी वाला फॉर्मूला भी याद होगा, दैट dq अपॉन t वाज ds। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट dq क्या क्या लिखूंगा? tds। ठीक है, dq को मैंने क्या लिख दिया? tds। फिर pdv एज इट इज, dw नॉन pv एज इट इज, प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt। तो ये tds से tds कटा, pdv से pdv कटा, तो क्या बचा? vdp माइनस sdt प्लस dw नॉन pv। ठीक है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस है तो dp जीरो होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है तो dt भी जीरो होगा, तो dg आ जाएगा dw नॉन pv। ठीक है, जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा ऑफ रिएक्शन, वो हमारा नॉन पीवी वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। ठीक है,
और ये नॉन पीवी वर्क को कैसे लिखा जाता है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है अगर ये, तो इसको Q इंटू वी, ठीक है। ये आपको अभी आता नहीं होगा क्योंकि आपने फिजिक्स में अभी पढ़ा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, राइट, तो ग्रेविटेशनल वर्क आपको पता है कैसे करते हैं। वैसे ही जब आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक वर्क का भी डेफिनेशन आएगा समझ में और उसका फॉर्मूला बताएंगे। तो वो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। नाउ अब भलाई किस चीज में है? भलाई इस चीज में है कि इसको गोला मारो और डिलीट कर दो। कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की डिटेल में जाने की, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको जबरदस्ती उसमें इतना घुसने के लिए जरूरत ही नहीं है। बस ये मैंने एक बार आपको मन की शांति करने के लिए दिखा दिया कि अगर कोई तरीका आपको समझ में आए कि ये कैसे आता है, तो इसके पीछे प्रॉपर एक प्रूफ है, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप नोटिस करना, जब इस फॉर्मूला के बारे में बात करा जाता है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होना जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम बस उसमें नॉट का साइन लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे अलग से लिख देता हूँ दैट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस delta G is replaced by delta G naught and E is replaced by E naught। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर एप्लीकेबल रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है आपके सामने which talks about the chemical energy being converted into electrical energy, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से आपको बहुत इजीली क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेट मी टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि सीधा सीधा इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। उसमें जस्ट जो एक दिमाग आपको लगाना होगा वो शायद एन निकालने के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। और या फिर रुको, कॉपी पेस्ट,
और दूसरा भी, रुको 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, इसी के साथ में हाँ ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे करके बताओ। तो 34 का सी। नहीं सॉरी, बी बी 34 का क्या? बी। 34 का नहीं, इन दोनों में से कौन सा एनोड कौन सा कैथोड रहेगा? सबसे पहले तो ये वो आप बताओ। ऊपर वाला एनो। नहीं रे, पूरी मेहनत पिछली क्लास की नहीं क्या सर, करी? सॉरी सॉरी, ओ -0.1 वाला एनोड। देखो ना, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला है कि जब तक आप इसका बराबर से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में ही करा था ये कि जो लेसर एसआरपी होगा विथ साइन वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो हायर एसआरपी होगा विथ साइन वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लेसर एसआरपी है, ये लेसर हो गया ना, माइनस साइन के साथ में ही देखना है, हमेशा साइन के साथ में ही देखना है। ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह। ये आपका लेसर एसआरपी है विद
साइन, ठीक है, और ये आपका हायर SRP है, ठीक है, विथ साइन, ठीक है, साइन के साथ में देखना जरूरी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या आंसर रहेगा, अब आई थिंक आप लोग शायद बता दोगे, आपको सी। दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन आंसर रहेगा। हाँ। ठीक है, अच्छा फिर अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा। उसका EF पहले नहीं है। क्या आएगा आंसर।
हाँ सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा अर्जेंट सा कॉल आ गया था जिसकी वजह से मेरे को रुकना पड़ा। हाँ, कमिंग बैक, हम लोग जो बात कर रहे थे दैट, हाँ 34th क्वेश्चन का आंसर तो सी रहेगा, ठीक है। एंड 38th क्वेश्चन का अभी आंसर देखो कैसा रहेगा। 38th क्वेश्चन के अंदर अब फॉर्मूला तो यही यूज करना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके इनके बारे में सोचते हैं। एन का वैल्यू कितना रहना चाहिए, कोई गैस कर पाएगा? 6। बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, 6 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। एफ का वैल्यू तो फिक्स होता है, ये तो रफली अपने को 96500 लेना है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो आपको क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। अच्छा, ई नॉट के बारे में क्या रहेगा ख्याल? ई नॉट विल बी 0.6। हाँ एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, ठीक है। सो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर -6 इंटू 96500 इंटू ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। और क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट्स में डाला है अपन ने, ठीक है, ये सब ऐसा यूनिट्स में है, तो ये डेल्टा जी नॉट का आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा जूल्स में, तो उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। -6 इंटू 96500 इंटू 0.6 अपॉन 1000, ये किलो जूल्स में आ जाएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है? अब आपका कैलकुलेशन करके देखा आपने? ये आपका डी ऑप्शन से मैच करने लगता है, ठीक है। ये समझ में आया? क्लियर है? यस। अच्छा, तो अब इसी के ऊपर थोड़ा और हम लोग अब बिल्ड करते हैं अपना नॉलेज। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल का ही रिलेशनशिप समझ लिया है। अब इसके ऊपर आप ऑब्जर्व करना, इसके ऊपर हमारे सामने क्या रिलेशनशिप आ रहा है। एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, इसके एप्लीकेशंस ऑब्जर्व करना आप। सो इसमें पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं। पहला एप्लीकेशन कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अपन ऐसा के ई क्यू बोलते हैं ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? सो गिवन E naught of cell, we can get K equilibrium, ठीक है। किस तरीके से? अगर आपको याद हो, ठीक है, फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, क्या आपको याद है डेल्टा जी नॉट वॉज माइनस आर टी लॉन के, ये अपन ने पढ़ा था,
ठीक है। एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आज आपने सीखा है दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। सो इन दोनों से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के, या लॉन के इज इक्वल टू, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ई नॉट इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ लॉन के। तो अगर आपको ई नॉट का डेटा मिल जाएगा तो हम लोग लॉन के निकाल सकते हैं। ठीक है, ई नॉट का डेटा मिल जाएगा तो आपको लॉन के निकाला जा सकता है। एंड इसमें आप ऑब्जर्व करना, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, जहां पर अपने को इस चीज की डिटेल में नहीं जाना है कि कैलकुलेशन क्या करनी रहेगी, तो उसमें वैल्यूज आप डालना, ये आर का वैल्यू आप डालोगे, टी का वैल्यू आप डालोगे, और एफ का वैल्यू भी डाल दोगे, और लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, ये सब वैल्यू डाल के मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ 298 केल्विन पर ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के। ठीक है, तो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे यही वाला आप ऑब्जर्व कर लो, जो ये वाला रिएक्शन था, इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे ये इस क्वेश्चन का पूछता हूँ, रुको, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो जरा क्या आंसर आता है, बताओ।
क्या है आंसर? A. ए आंसर आ रहा है? अच्छा, ओके, देख लेते हैं एक बार कुछ कैलकुलेशन करके। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इसमें ई नॉट सेल आपका क्या रहेगा? एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, है ना। कैथोड पर हाइड्रोजन रहेगा, उसका तो जीरो होता है, और एनोड का आपको दिया हुआ है, तो आपका ई नॉट सेल आ गया 0.114 वोल्ट। ठीक है, एन का वैल्यू इसमें 2 रहेगा। कैसे? ये आप रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। सो नाउ अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 इंटू लॉग के। सो 0.14, यहाँ पर मैं इसको एन लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 इंटू लॉग अब के का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पर? ये हमको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करने को होगी। सो अभी इसमें डेटा कैसा है? डेटा अभी इसमें क्या, लॉग की कैलकुलेशन ना बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एक अगर मैं आइडिया लूँ तो ये 0.28 अपॉन 0.059 हो गया, है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं 28 अपॉन 5.9। ठीक है, 28 अपॉन 5.9 लगभग कितना होगा ये? 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको रफली 5 मान लूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 मान लूँ, तो इससे मेरा के का आंसर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5 के ऑर्डर का। ठीक है, तो अब इसमें
मुझे सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन ये ए दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे बाकी ऑप्शन में भी 10 की पावर 4 में डेटा होता या 10 की पावर 5 में डेटा होता तो फिर मैं थोड़ा और एक्यूरेट कैलकुलेशन करना चाहता, बट अभी कैसा है, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, जो सही ऑप्शन है वो बाकी सबसे काफी दूर है। ठीक है, ये समझ में आया? कैसे करा? ठीक है, तो अब हम अगला एप्लीकेशन देख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें अब किसी भी रिएक्शन का निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल बनते हैं और ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा। डिटरमाइन ई नॉट ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, डिटरमाइन ई नॉट ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड यूजिंग determine E naught of unknown electrode using known E naught। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लो E नॉट ऑफ Fe2+ से Fe आपके पास में है, ये -0.44 वोल्ट है। ठीक है, एंड E नॉट ऑफ Fe3+ से Fe2+ भी आपके पास है। ठीक है, ये +0.77 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं E नॉट ऑफ Fe3+ से Fe क्या रहेगा, तो आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये आपसे नहीं होगा अभी, ये मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इसको हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। तो जो पहला वाला डेटा है उसका इक्वेशन क्या रहेगा, SRP दिया हुआ है वो Fe2+ aqueous + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe सॉलिड, एंड इसका E01 आपको दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। दूसरा जो आपको डेटा दिया हुआ है वो है Fe3+ aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe सॉलिड, और नॉट Fe सॉलिड एक्चुअली, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, Fe2+ aqueous, एंड उस पे E02 आपके पास में है विच इज +0.77 वोल्ट। ठीक है, सो अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो, हमको तीसरा क्या पूछा जा रहा है, Fe3+ aqueous प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से Fe सॉलिड बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या आपने थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे चीजें करी होंगी, हम इन दो इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरा तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। दिख रहा है आपको? पहला Yes, और दूसरे को ऐड कर दूं तो तीसरा बन जाएगा। अब इसका मतलब है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है E03 इज इक्वल टू E01 प्लस E02, या फिर डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। द आंसर इज, ये करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, कैसा रहेगा यहां पर ऑब्जर्व करना, मैं लिख देता हूं। E0 is an intensive property। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था दैट ये नॉन एडिटिव होता है। ठीक है, E0 जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि ऐसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, से टेम्परेचर। टेम्परेचर वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक रूम है, मान लो एक रूम है, उस रूम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो दोनों तरफ का टेम्परेचर T/2 थोड़ा ना हो जाता है। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में मैं एक वॉल बना दूं बीच में, तो दोनों तरफ का टेम्परेचर थोड़ी ना T/2 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि मान लो आपका रूम और बाजू वाले रूम की बीच की दीवार को तोड़ दूं तो उधर का टेम्परेचर भी T था, इधर का टेम्परेचर भी T था, तो अब टोटल टेम्परेचर 2T हो जाएगा। वैसा नहीं होता। सो E0 क्या है, वैसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो E0 को ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि गिब्स फ्री एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, G या G0 इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कैसा रहेगा, ये एडिटिव होता है। जैसे मान लो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मान लो आपका रूम है, अब रूम के बीच में आपने वॉल बना दी, सो जो टोटल एनर्जी रूम की थी वो अब इन दोनों तरफ आधी आधी हो जाएगी, टोटल एनर्जी। ठीक है, एंड अगर आप लेट्स से बाजू वाले रूम के साथ में दीवार है, दीवार को तोड़ दो, तो दोनों तरफ का सिस्टम को कंबाइन कर दोगे तो टोटल एनर्जी डबल भी हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर भी ये चीज आप ध्यान रखना दैट हम लोग जो मैनिपुलेशन इक्वेशन के साथ कर रहे हैं वो हम गिब्स फ्री एनर्जी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग E0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर नोटिस करना, दिस विल बी माइनस N3F3 E03 माइनस N2F E02 एंड माइनस N1F E01। ठीक है, तो ये F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N3 E03 इज इक्वल टू N2 E02 प्लस N1 E01। ठीक है, तो माइनस का क्या? वो ये तो अपन ने पढ़ा है ना, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0। ये तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो उन सब जगह पर बस मैंने यही करा है, माइनस NF E0 माइनस NF E0 माइनस NF E0 लिख दिया है ना।
और फिर वो माइनस साइन को हटा दिया है। तो माइनस जी नॉट था ना, माइनस डेल्टा जी नॉट। नहीं, डेल्टा जी नॉट वॉज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये था। तो ऊपर माइनस है ना, आपने अभी दिखाया वो। कहाँ पर? और अरे बाप रे, इधर। नहीं नहीं, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट था। ये सॉरी, यहाँ पे ये माइनस गलती से आ गया। मतलब ये अपन ने स्टार्ट किया था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, एंड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इन तीन रिएक्शंस का एन का वैल्यू क्या क्या रहेगा। जो थर्ड रिएक्शन है उसमें एन थ्री रहेगा, है ना। जो दूसरा रिएक्शन था उसमें एन की वैल्यू वन रहेगी, है ना। और जो तीसरा रिएक्शन है उसमें एन की वैल्यू टू रहेगी। ठीक है। और जो ई नॉट थे उनको मैंने एज इट इज पुट कर दिया। तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ई नॉट थ्री का आंसर आ जाएगा -0.036 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई अननोन इलेक्ट्रोड होगा तो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, मैं दिखाता हूं यहाँ पर। देखो यहाँ आगे ही आएगा। ठीक है, ये वाला अपन ने जस्ट अभी प्रैक्टिस किया 40 वाला। ठीक है, लेट मी सी, एफ बी एस में मिल जाएगा कोई ना कोई। रुको,
थोड़ा सा आसान सा देखते हैं ताकि आप लोग एक बार के लिए खुद से भी ट्राई कर पाओ। कहाँ मिलेगा? ये तो खैर हमने भी देखा ही है। एफ के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? कॉपर वाला कहाँ गए? छोड़ो, मेडिकल वाले में से निकाल लेते हैं। ये मेडिकल वालों को मैंने जस्ट लास्ट क्लास में ही कराया था। हम्म, हम्म, ये वाला चलो ट्राई कराते हैं। हम्म, करके बताओ।
हाँ गाइस, कुछ हुआ? कैसे कर पाएंगे इसमें? देखो इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है आपको। जो पहला है ये वाला इक्वेशन है, इसका डेटा जो दिया हुआ है आपको, किसकी उसकी इक्वेशन क्या होगी? Cu2 plus aqueous plus 2 electron is giving copper solid, है ना। इसका आपको E01 दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। फिर दूसरा डेटा ये वाला दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है Cu2 plus aqueous plus electron is going to give you Cu plus aqueous। ये E02 आपको दिया हुआ है प्लस 0.15 वोल्ट। ठीक है। अब तीसरा इसके बारे में पूछा है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या दिख रहा है ये? 2Cu प्लस तो बी एक्वस बी हो सकता है। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूं, मुझे भी याद नहीं है ऐसे आंसर। हाँ ठीक है, तो ये जो इक्वेशन, जो तीसरा इक्वेशन है वो हमारा इस तरीके से है, Cu2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये E03 हमको निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप देख पा रहे हो क्या? मैं अगर आपको बताऊं तो क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा वाला रिएक्शन है, ठीक है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और घुमाकर ऐड करना पड़ेगा। हम्म हम्म सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना। चलो ये अब ये कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ। इसके पीछे क्या है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, देखो मुझे कैसा दिख रहा है कि थर्ड रिएक्शन कैन बी रिटन एज, और आई कैन राइट सेकेंड वाले रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 में ऐड कर दूं, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगा। दिख रहा है? आपने और भी तरीके से हो सकता है सोच रखा हो, बट मुझे सेकेंड वाले रिएक्शन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 3 से मैं ऐड करूंगा, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ये आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत प्रैक्टिस करा होगा, तो आपको स्ट्राइक होने लगेगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस इन थर्मोकेमिस्ट्री। तो अब कैसे करेंगे ये आप ऑब्जर्व करो।
तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, या फिर 2 टाइम्स माइनस एन टू एफ ई नॉट 2 प्लस माइनस एन थ्री एफ ई नॉट 3 इज इक्वल टू ये माइनस एन वन एफ ई नॉट 1। ठीक है ना? अच्छा, पहले अब ये माइनस साइन तो सब में कट जाएगा। अच्छा, दूसरे वाला जो रिएक्शन है उसका, दूसरा वाला जो रिएक्शन है उसका एन कितना रहेगा? ये देख के बताओ मुझे। दूसरा वाला जो रिएक्शन है उसका एन कितना रहेगा? 1, एक हाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इंटू एफ इंटू उसका ई नॉट कितना है? 0.15। ठीक है, प्लस, डी आ रहा है आंसर। हाँ अब तीसरा वाला जो रिएक्शन है इसका एन कितना रहेगा? तीसरे टू वाले में टू नहीं, यहाँ पर आप देखो ना क्या हो रहा है, इसका एन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर ये कैसे दो हाफ रिएक्शंस को बन के फुल रिएक्शन बन रहा है? देखो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। Cu plus aqueous is giving Cu2 plus aqueous plus electron, and Cu plus aqueous plus electron is giving Cu solid। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है ना इनको, तो इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू 1 रहेगा इंटू एफ इंटू ई नॉट 3, ये मुझे निकालना है। और यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन का n कितना रहेगा? फर्स्ट रिएक्शन का n रहेगा 2, क्योंकि वो तो हाफ रिएक्शन ही है, तो उसमें तो जितना दिख रहा है वही n का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये जो n का वैल्यू है ये फुल रिएक्शन के अंदर तो कैसा लिखेंगे? ठीक है, मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, ये फुल रिएक्शन के लिए। ठीक है, फुल रिएक्शन के लिए n कैसे लिखना रहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई हाफ रिएक्शन है, ठीक है, कोई हाफ रिएक्शन है, तो उस हाफ रिएक्शन के लिए n विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटन इन द रिएक्शन। ठीक है, मान लो जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस, तो उस केस में n क्या लूंगा? 2। मान लो अगर हाफ रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग H2 गैस, तो उसके लिए n क्या लिखूंगा फिर मैं? ये हाफ H2, तो n क्या लिखूंगा फिर उसके केस में मैं? 1। जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हाफ रिएक्शन में उतना ही आपको n का वैल्यू लेना होता है। फुल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको कैसा दिख रहा है? दैट सेकंड वाला तो फुल रिएक्शन था ना, तो उसमें मेरे को n अलग से देखना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हाफ रिएक्शन थे, तो फर्स्ट और सॉरी फर्स्ट और सेकंड हाफ रिएक्शन है, तो उसमें तो जो जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, वो मैंने यूज कर लिए। बट थर्ड वाला फुल रिएक्शन है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत करके निकालना पड़ा। ठीक है, एंड इसका ई नॉट 1 आपको दे रखा है 0.34। ठीक है, तो यहाँ पर से आप वापस से ये एफ काट दोगे, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? ये 0.3 प्लस ई नॉट 3 इज इक्वल टू 0.68, सो ई नॉट 3 आ जाएगा आपका 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, ये समझ में आया? ओह, तो ये तो किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा।
कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? तो 3-8 है, हाँ 4 नहीं, वो 3-8 है। हाँ सॉरी 380 है, माय बैड। राइट 380 है। यस, तो ये आपका सी ऑप्शन से मैच कर गया। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी इसमें, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे इसके ऊपर, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, लेट्स क्लोज द सेशन।